गुड मॉर्निंग, नमस्ते। द कॉमर्स प्रोफेसर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक। ठीक है, 2 टॉपिक्स हमारे बाकी थे, एक तो लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन और उसके अलावा जो हमारे वॉइड एग्रीमेंट्स वाला टॉपिक है वो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। अगर आपको याद हो, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देती हूँ। तो जो हमारा चैप्टर था वो कुछ इस तरह से था कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसमें हम लोगों ने नंबर 1 पढ़ा था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पर्सन मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड होना चाहिए। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ लिया था कंसेंट फ्री होनी चाहिए, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से कॉज्ड नहीं होने चाहिए, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि इन सब से अगर है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। और जो मिस्टेक है उस केस में हमने पढ़ा था इन केस ऑफ बाईलैटरल मिस्टेक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका वॉइड। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा था इंडियन लॉ की अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो वो मिस्टेक कुछ भी नहीं है, ना कोई वॉइड है ना कुछ वॉइडेबल होगा, क्योंकि आप अगर अपने ही लॉ को नहीं जानते हो, इग्नोरेंस में उसके कुछ करते हो, तो दैट इज़ नो एक्सक्यूज़। ठीक है, चलिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। चलिए लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, सेक्शन नंबर 23 है जो कि कहता है कि आपका जो है कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर अनलॉफुल होगा। देखो सेक्शन 23 क्या कह रहा है कि इन केसेस में आपका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल कहा जाएगा। जैसे सबसे पहले जब कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट फॉरबिडन बाय लॉ है, देखो लॉ ने ही कह दिया कि ये चीज़ मत करो, अगर आप वही चीज़ें कर रहे हो जैसे कि लॉ ने, मतलब कि आपके किसी भी एक्ट ने अगर ऐसा कह दिया, या तो एक्ट ने कह दिया स्टैट्यूट यानी एक्ट, या फिर कह दिया किसी रेगुलेशन या ऑर्डर में जो कि लॉ ने जिसको अथॉरिटी दी थी उसने मना कर दिया कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपके स्टेट ने कोई लॉ पास किया है और उसके अकॉर्डिंग या कोई ऑर्डर निकाला है उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अ फादर हैड अरेंज मैरिज फॉर हिज 17 ईयर्स बॉय। अब बताओ शादी की जो जो एज है वो कितनी है, 21 साल है बॉयज़ के लिए, लेकिन यहाँ 17 ईयर्स में ही अरेंज कर दी गई मैरिज, और उसके अलावा उसने डाउरी भी ले ली। तो अब बताओ क्या ये दोनों चीज़ें परमिशेबल थी, नहीं थी? तो अगर नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो कंसिडरेशन भी हमारी जो है वो सही नहीं है, ऑब्जेक्ट भी सही नहीं है। ठीक है, और क्या अनलॉफुल है, और ये अनलॉफुल है जब कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट इस तरह के हों कि अगर ये कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अगर हम अलाउ करेंगे तो प्रोविजन ऑफ लॉ ही डिफीट हो जाएगा। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ही समझ लो, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। हुआ क्या कि जैसे एक पर्सन था ए, ठीक है। अब ए ने ना कुछ किया होगा, जैसे टैक्स नहीं भरा होगा, सरकार का कुछ नहीं चुकाया होगा, तो उस केस के अंदर उस अरियर्स को निकालने के लिए ए की जो प्रॉपर्टी है ना वो बेची जा रही है। अब उसमें शर्त यह होती है कि जब प्रॉपर्टी सरकार बेच रही है तो ये प्रॉपर्टी ए खुद नहीं खरीद सकता। ठीक है, अगर आप खुद ही खरीद रहे हो पैसे दे करके अपनी प्रॉपर्टी को, जो कि सरकार बेच रही है आपके ही डिफ़ॉल्ट पे, तो आप वैसे ही पे कर देते, अरियर्स ही पे कर देते। ठीक है, अब जो भी है तो इसके अंदर ये होगा कि ए खुद नहीं खरीद सकता। अब ए ने क्या किया कि मैं खुद तो नहीं खरीद सकता, एक बी नाम का पर्सन इसने हायर किया, इसने बोला एक काम करना, तुम खरीद लेना मेरी ये जो भी प्रॉपर्टी है, मेरा घर बिक रहा है, जो भी बिक रहा है, और फिर ये खरीद करके तुम वापस क्या करना, मुझे ही दे देना। तो बताओ अगर ये ट्रांजैक्शन, अगर इस ऑब्जेक्ट वाला ट्रांजैक्शन अलाउ किया जाए तो क्या इसका लॉ का ऑब्जेक्ट डिफीट नहीं होगा? भाई लॉ क्या कह रहा था, ए ये प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता, इन्होंने क्या किया, बी के थ्रू परचेज करके वापस ए ने ले ली, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोविजन तो डिफीट हो गया ना। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मत करो, कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट ऐसा मत रखो कि लॉ का ही प्रोविजन डिफीट हो जाए, वरना फिर एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट, जब आपका जो एग्रीमेंट है वो फ्रॉडुलेंट है, ऐसे एग्रीमेंट्स किए गए हैं जो कि फ्रॉड करने को प्रमोट करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग आपस में मिलके 3 पर्सन हैं, ए बी सी, ये लोग आपस में मिलके ऐसा कुछ वो करते हैं कि भाई हम डी के साथ में फ्रॉड करेंगे मिल करके, ठीक है, हम मिलकर के डी के साथ फ्रॉड करेंगे और जो भी इससे पैसा आएगा वो तीनों बांट लेंगे, तो इस तरह का जो भी एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा अनलॉफुल और वॉइड। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन जो है वो कैसी है, इंजरी
करती है टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। यहाँ पे इंजरी का मतलब है कुछ गलत होना किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी के साथ में, ठीक है। जैसे कि किसी के कॉपीराइट के अगेंस्ट जा करके आप लोग कोई बुक प्रिंट कर रहे हो, मतलब किसी और का कॉपीराइट है और आप एग्रीमेंट क्या कर रहे हो कि हम ये बुक जो है वो प्रिंट कर देंगे, अपने नाम से पब्लिश कर देंगे, निकाल देंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये आप दूसरे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, मतलब एक तरह से किसी का कॉपीराइट है ना, आप उसको हर्ट कर रहे हो, आप उसके लिए रॉन्गफुल हार्म कर रहे हो, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉइड, क्योंकि अनलॉफुल है। आगे चलते हैं। जब कंसिडरेशन इमोरल हो, अब ये इमोरल का मतलब क्या है, इमोरल का मतलब ये है जो मॉरालिटी के हिसाब से पब्लिक पॉलिसी में एक तरीके से ठीक नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये कह रहे हैं कि मानो किसी पर्सन को शादी करनी है, तो नॉर्मल तरीका क्या होगा कि वो शादी करने के लिए सामने से, जैसे अब डाउरी तो बिल्कुल ही इलीगल वाली चीज़ में आ गई ना, उसमें तो क्या हो रहा है कि लड़की के पेरेंट्स लड़के को क्या दे रहे हैं, डाउरी दे रहे हैं। तो वो तो सोशल इविल भी थी और अब उसको तो चलो लीगली ही गलत वो कर दिया गया। अब एक दूसरी भी चीज़ है कि जिसमें एक लड़का है जिसको शादी करनी है, तो वो लड़की के पेरेंट्स को या जो भी पर्सन है उसको पैसे दे रहा है कि आप मेरे लिए एक ब्राइड अरेंज करो और इसके लिए मैं आपको पैसे दूंगा। बताओ क्या ये भी इमोरल नहीं है कि आप पैसे दे कर के अरेंज करवा रहे हो शादी करने के लिए ब्राइड, है ना। तो ये चीज़ जो है ये गलत है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है जिसके अंदर ऐसा है कि एक पर्सन है वो कह रहा है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लो, और मतलब सॉरी वो जो हाँ, अगर अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लो और बदले में मुझसे शादी कर लो, ठीक है। तो डिवोर्स लेने के लिए वो उसकी हेल्प कर रहा है, उसको पैसे दे रहा है और बदले में वो प्रॉमिस क्या करवा रहा है कि मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब हुआ क्या, उसने पैसे तो दे दिए और मानो अगर बाद में उससे शादी नहीं की तो क्या वो पैसे वापस से रिकवर कर पाएगा? नहीं, ये तो इमोरल एग्रीमेंट था, बिल्कुल ही कैसा था, वॉइड। नेक्स्ट, व्हेन कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अगर पब्लिक पॉलिसी जो है उसके अगेंस्ट में जाकर के आप कोई कंसिडरेशन लेते हो ऐसे किसी भी तरह से, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इन्होंने जो इसके दिए हैं, जैसे कि क्या क्या पब्लिक पॉलिसी के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। जैसे कि ट्रेडिंग विद एनिमी, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आता है। ट्रेडिंग विद एनिमी का मतलब क्या हो गया, जिस कंट्री के साथ में, जैसे कि कह रहे हैं अगर इंडिया और चाइना का वॉर लाइक सिचुएशन हो गया और अभी तो जो है एक अभी तक तो सब अलाउड है और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि हम वहाँ से कोई टॉयज़ इंपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर जैसे ही अगर ये वॉर वगैरह डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद में ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। तो जब ये वॉइड हो जाते हैं, क्योंकि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है ना, सबके लिए गलत है कि एक तरफ तो आपकी कंट्री उस कंट्री के साथ में लड़ रही है और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, उसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उन्हीं को ही आप डील दे रहे हो, ठीक है। जैसे कि टिकटॉक वगैरह, पबजी वगैरह जब बैन हुए थे तो वो ये सारी चीज़ें थी ना, तो ये सब क्या हुआ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे अगर थे भी तो वो ऑटोमेटिक क्या हो गए, वॉइड हो गए। नेक्स्ट, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है किसी केस को एक तरह से आप ऐसे समझो, दो टाइप के ऑफेंसेस होते हैं ना, एक होता है कंपाउंडेबल और एक होता है हमारा जो कंपाउंडेबल नहीं होता, अनकंपाउंडेबल बोल दो, नॉन कंपाउंडेबल बोल दो। अब इसमें क्या होता है, कंपाउंडेबल वाले में तो आपको ये अलाउड होता है कि आप ना फाइन भर के और केस ख़त्म कर सकते हो ना लीगली, और अनकंपाउंडेबल वाले वो होते हैं जो सीरियस क्राइम्स नहीं होते, जिनके लिए फ़ाइन भरना पॉसिबल नहीं है, आपको जेल जाना पड़ेगा या जो भी है वैसे ही करना पड़ेगा, वो प्रोसीडिंग्स वैसे ही चलेगी, है ना। तो मेनली जो क्रिमिनल वाले सीरियस नेचर वाले होते हैं ना, वो अनकंपाउंडेबल होते हैं। अब कंपाउंडेबल वाले में तो अगर आपने पैसे वैसे दे करके नॉर्मली आप लोगों ने अगर ये केस को सॉर्ट आउट कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर अनकंपाउंडेबल ऑफेंस था और आप सामने वाली पार्टी को कह रहे हो कि मुझ पे से ये वाला केस तुम हटा लो और मतलब बदले में तुम ये पैसे ले लो या ये चीज़ ले लो, तो ये गलत है। क्योंकि अगर नॉन कंपाउंडेबल वाली चीज़ है ना, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको कोर्ट में जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए, आप उसका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर कोई पब्लिक ऑफेंस है जो कि नॉन कंपाउंडेबल नेचर का है तो आप उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह नहीं कर सकते, फिर वो केस की तरह ही केस चलेगा, सज़ा की तरह ही सज़ा मिलेगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। ये क्या होता है, देखो दो वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड्स का मतलब समझ लो। मेंटेनेंस का मतलब होता है अगर एक पर्सन ऐसे कहता है कि मैं केस करूँगा, जबकि केस करने की कोई ऐसा खास रीज़न नहीं है, उसको ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो केस कर रहा है, ठीक है। अब देखो आप क्या कर रहे हो, आप बिना मतलब में केसेस बढ़ा रहे हो ना, ठीक है। जैसे ए ने ऑफ़र किया बी को 2,000 रुपये,
ए ने बोला मैं तुम्हें 2,000 रुपये दूंगा अगर तुम इस सी पर केस कर दो। अब सी बी का कोई खास इंटरेस्ट नहीं है सी पे केस करने में, लेकिन ए चाह रहा है कि इस सी को परेशान करें, तो बी से केस करवा रहा है। तो ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं कि आप पैसे ले रहे हो और बदले में आप केस कर रहे हो, जो कि नॉर्मली वैसे भी सेटल हो सकता था, ठीक है। आप बिना मतलब में केस कर रहे हो, किसी और रीज़न से केस कर रहे हो, ये होता है मेंटेनेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है चैम्पर्टी। चैम्पर्टी का मतलब क्या होता है कि मानो ऐसा हो रहा है कि ए और बी का एक केस चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। अब ये ए है ना, इसके पास में एक पर्सन आता है सी कि मैं तुम्हें ना इस केस में पूरी हेल्प करूँगा, लेकिन बदले में जो भी तुम्हें इससे मिलेगा ना, जैसे मानो कोई ज़मीन की लड़ाई चल रही है या कुछ भी, तो उसका हम हिस्सा करेंगे, 10-20% मुझे देना पड़ेगा, आधा आधा मुझे देना पड़ेगा, जो भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर मानो 2 भाई है ए और बी, उन दोनों के बीच में ज़मीन का केस चल रहा है और सी जो है वो कहता है कि ये ना मैं लगाऊंगा पैसे, अच्छे से अच्छा वकील करेंगे, सब करेंगे, लेकिन जो भी ज़मीन आएगी, जो भी पैसा आएगा, उसमें से तुम्हें मुझे भी देना पड़ेगा। इसे कहते हैं हम चैम्पर्टी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, तो फिर क्या कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता? देखो, कर सकता है, अगर आप सामने वाली पार्टी के साथ गलत करने के इंटेंशन से नहीं कर रहे हो तो फिर कर सकता है। अगर आप अनरीजनेबल तरीके से कर रहे हो तो वैलिड नहीं है। अगर आप मॉलिशियस मोटिव के साथ में कर रहे हो, जैसे कि मतलब बस हम एक तरह से बिना मतलब के केस लड़वा रहे हैं सामने वाले को परेशान करने के लिए, या फिर झूठे केस, और पता है कि ये बड़ा वकील है तो ये झूठा केस जितवा देगा और मुझे पैसे मिल जाएंगे, इस तरह की चीज़ों से करवा रहे हो तो फिर गलत है, ठीक है। हेल्प करना गलत नहीं है। नेक्स्ट आता है ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। पब्लिक ऑफिसेज क्या होते हैं? ये जो भी पब्लिक ऑफिसेज मतलब कि जो ये पब्लिक सर्वेंट्स वाली जो कुर्सियाँ होती हैं, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। और टाइटल्स का मतलब हो गए जैसे कि ये मिलते हैं ना कि पीएम से कोई अवार्ड मिला, या ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये वाली जो चीज़ें होती है, ये हो गए टाइटल। अब ट्रैफिकिंग का क्या मतलब है? ट्रैफिकिंग का मतलब ये हो गया कि आप ना बेस्ट पर्सन को यहाँ पर लगाने की जगह क्या कर रहे हो, आप कुछ पैसे लेकर के किसी ऐसे पर्सन को लगा रहे हो जो कि उतना लायक नहीं है। अब चलो लायक है या नहीं, लेकिन आप इस चीज़ में इंटरफेयर कर रहे हो पैसे वैसे लगा करके। जैसे कि एक पर्सन है, उसको आप ज़बरदस्ती इंड्यूस कर रहे हो कि तुम रिटायर हो जाओ ताकि वो दूसरा पर्सन आ सके यहाँ पर। या फिर पद्म विभूषण वगैरह में आप लोग क्या कर रहे हो, पैसे लगा के, पैसे यूज़ करते हुए किसी को दिलवा रहे हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट्स टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज। ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि मोनोपोली क्रिएट करने के लिए। अब देखो मोनोपोली में फिर क्या दिक्कत है? मोनोपोली में ये दिक्कत है, जहाँ भी किसी चीज़ में मोनोपोली आ जाएगी ना, अकेला सेलर, मोनोपोली का क्या मतलब है? मोनो यानी सिंगल, पोली यानी सेलर। कहीं भी अकेला सेलर आ जाएगा ना, तो वो क्या करेगा, वो अपनी मनमर्जी चलाएगा। और उससे पब्लिक पॉलिसी में क्या नुकसान है? पब्लिक को क्या दिक्कत है? पब्लिक को ये दिक्कत है कि जब 2-3 बंदर लड़ेंगे, एक तरह से आपने बंदर और बिल्ली वाली अगर कहानी सुनी है, तो बीच में फ़ायदा किसको होगा? बिल्ली को होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मानो 3-4 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से 3-4 अलग अलग हैं सेलर्स, वो अगर लड़ेंगे, कंपटीशन करेंगे, तो वो रेट्स भी सस्ती रखेंगे, वो सर्विसेज भी अच्छी देंगे। लेकिन अगर उसकी जगह ये हुआ कि आपने मोनोपोली क्रिएट कर दी और सिंगल सेलर हो गया, तो फिर वो बहुत हाई रेट्स चार्ज करेगा, जो कि पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए अगर मोनोपोली क्रिएट करने वाले जो एग्रीमेंट्स हैं, वो एग्रीमेंट्स जो हैं वो वॉइड होते हैं। और एक कंपटीशन एक्ट है पूरा, इस पे कभी पढ़ के देखना आप। नेक्स्ट आता है मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। मैरिज ब्रोकरेज करने वाले एग्रीमेंट भी गलत है। किसी की शादी तुड़वाना, इट इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। तो अगर आप इस तरह के कुछ कर रहे हो एग्रीमेंट्स, तो वो भी गलत है। अगर आप नेगोशिएट कर रहे हो मैरिज, तो गलत है। अगर आप उस पर कोई ब्रोकरेज यानी कि दलाली, कोई कमीशन ले रहे हो, गलत है। अब ये वही वाला है जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप वाइफ प्रोक्योर करने के लिए, मतलब आपको ब्राइड चाहिए, उसके लिए अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो वो चीज़ गलत है। डिवोर्स वगैरह के लिए भी अगर आप पैसे दे रहे हो, वो चीज़ भी गलत है। तो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैरिज ब्रोकरेज में क्या हो गया, मैरिज से रिलेटेड जो भी कमीशन बनता है, ब्रोकरेज बनता है, वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। अब इसमें क्वेश्चन आता है क्या मैरिज ब्यूरो वाले फिर उन पे भी केस होना चाहिए? वो भी तो वॉइड है। नहीं, मैरिज ब्यूरो वाले आपको कभी भी इंड्यूस नहीं करते। वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई ये पर्सन है, ये इसका बायोडेटा है, ये आपका बायोडेटा है, मैच होता है तो आप जानो, नहीं होता है तो आप जानो। उसमें वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, नेगोशिएट नहीं करवा रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है इंटरफेरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर आप
कोर्ट के जस्टिस वाले जो भी ये प्रोसेस है इसके अंदर अगर आप इंटरफेयर करते हो, ठीक है ना, किसी को भी करप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, पैसे देने की कोशिश कर रहे हो, तो ये भी क्या है, ये भी गलत है। गवाह खरीद रहे हो, ये सब भी गलत है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। अगर आप क्या करते हो, ये कुछ इन्होंने वो दिए हैं एग्जाम्पल इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन के। जैसे एक एजेंट है, ठीक है, एजेंट का क्या काम होता है, एजेंट का काम होता है प्रिंसिपल के कहने पे काम करना। लेकिन ये जो एजेंट है ना, इसने एग्रीमेंट कर लिया कि मैं प्रिंसिपल कुछ भी कहे कोई मतलब नहीं, मैं तुमसे कॉम्पनसेशन ले लूँगा। तो ये वैलिड है या इनवैलिड? इनवैलिड। क्यों? क्योंकि इसकी ऑब्लिगेशन क्या थी, इसकी ड्यूटी क्या थी, प्रिंसिपल के कहने पर करना। और अगर ये प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाकर के या उसको बिना बताए एग्रीमेंट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, चलिए। या फिर अगर कोई मैनेजर है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट पास करवा रहे हैं, अगर उसको अलग से पैसे दिए जाएँ तो वो कह रहा है मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पास करवा दूंगा। इस तरह की चीज़ें इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। लास्ट आता है कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। अगर कोई भी पार्ट सिंगल कंसिडरेशन का अगर ऐसा मतलब वॉइड हो जाए तो फिर क्या होगा, मतलब अगर कंसिडरेशन जो है वो पूरी अनलॉफुल नहीं है, कुछ लॉफुल है, कुछ अनलॉफुल है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर ये कह रहे हैं एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, अगर कुछ भी इलीगल कंसिडरेशन है, तो ये ध्यान रखना ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। जनरल रूल तो हमारा ये होता है कि अगर लीगल और इलीगल पार्ट को आप अलग अलग कर सकते हो ना, तब तो लीगल पार्ट को तो मान लेना लॉफुल, इलीगल पार्ट को मान लेना अनलॉफुल। पर अगर पूरी कंसिडरेशन ही जो हमारी है वो इस तरह की है, अनलॉफुल है, तो उस केस में क्या होगा, एग्रीमेंट कितना हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। चलिए आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट्स अगेन हम वही चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो अभी तक हमने पढ़ी है, कुछ कुछ एक दो चीज़ें बस एक्स्ट्रा है, बाकी सेम है, थोड़ा थोड़ा सा फास्ट बता देती हूँ। सबसे पहले है एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, ये वॉइड है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, नहीं सॉरी ये नहीं पढ़ा था हमने, एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड पढ़ा था हमने पहले ना। एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज क्या है, वो है वॉइड। अगर कोई भी एग्रीमेंट है जिसमें आप क्या कर रहे हो, ऐसा कह रहे हो कि नहीं ये शादी नहीं हो, इसका कोई एग्रीमेंट किया है तो वॉइड है। लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने माइनर के उसमें किया है कि नहीं माइनर की नहीं होनी चाहिए, जब मेजर हो तभी होनी चाहिए, तो फिर हाँ वो ठीक है। यानी अगर आप किसी को पैसे देते हो कि तुम शादी मत करना, तो वो पैसे भी ले लेगा और बाद में शादी भी कर लेगा, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड। अगर आप किसी को ट्रेड करने से रोकते हो तो वो एग्रीमेंट भी क्या है, आपका इनवैलिड है, वॉइड है। क्यों ट्रेड करना, क्योंकि आप किसी को रोक नहीं सकते। तो फिर आप बोलोगे हमने तो पढ़ा था ना, एक गुडविल नाम का चैप्टर था जहाँ पर हम लोग गुडविल बेचते थे, तो फिर सामने वाले पर्सन को हम कहते थे कि तुम नहीं करोगे ये वाला। जैसे अब मान लो एक मिठाई की दुकान है और वो मिठाई की दुकान आपने खरीदी, ठीक है, उसके ओनर से। तो अब आपने यहाँ पर ये मिठाई की दुकान जो थी उसकी वो खरीद ली, और वो ओनर जो है ना उसको लोग बहुत सालों से जानते हैं, ठीक है, उसकी बहुत अच्छी गुडविल थी, आपने उस गुडविल के पैसे दिए। अब जब आप उस गुडविल के पैसे दे रहे हो तो क्या आप ये नहीं चाहोगे कि वो का वही पर्सन पास में आकर के सेम दुकान ना खोले? भी आप उसकी ही तो गुडविल यूज़ करने जा रहे हो, आप उसका अच्छा नाम यूज़ करने जा रहे हो, अच्छी रेपुटेशन यूज़ करने जा रहे हो, वो आपसे गुडविल के पैसे भी ले ले और वो पास के पास में दुकान भी खोल ले, सेम मिठाई की दुकान। तो फिर क्या आपके लिए ये जो गुडविल के पैसे दिए हैं गलत नहीं है? मतलब ये तो आपके लिए अनजस्ट हो गया। तो उसके लिए आप कैसी शर्तें रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो कि अगर आपने किसी की गुडविल परचेज की है तो आप उसको कह सकते हो सिमिलर बिजनेस मत करना, इतने इतने एरिया में मत करना। एक एरिया होता है ना हर चीज़ का, जैसे कि अगर आपने मानो जयपुर में ऐसा किया है कि भाई जयपुर में आपने गुडविल मिठाई की दुकान ली है और वहाँ उसकी गुडविल है, तो जयपुर के बाहर तो कर ही सकता है ना। एक कुछ लिमिट्स होती है, वहाँ तक में आप उसको रोक लगा सकते हो, और वो भी उसी टाइप के बिजनेस में। अगर वो मिठाई की दुकान के पास जूतों की दुकान खोले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना, इस तरह तो अलाउड है, अदरवाइज अगर आप किसी को ट्रेड करने से रोकते हो तो अलाउड नहीं है। एक और चीज़ है जो एग्जाम्पल से बता देती हूँ, जैसे कि अगर आप किसी को इंटर्न रखते हो अपने यहाँ पे, जैसे एक सर्जन है, उसने अपने यहाँ पर एक इंटर्न रखा, एक असिस्टेंट रखा, और उसको वो कह रहा है कि जब तक ये इंटर्नशिप चल रही है तब तक तुम ऐसे सेम प्रैक्टिस इस एरिया में मत करना, या इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस मत करना, तो वो चीज़ें भी चल जाती है। तो यहाँ कुछ कुछ चीज़ें अलाउड है, अदरवाइज फिर अलाउड नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग्स के रेस्टोरेंट में भी जो एग्रीमेंट है वो होते हैं इनवैलिड, बिल्कुल वॉइड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि आप कोर्ट के प्रोसीजर से छेड़छाड़ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं।
कॉन्ट्रैक्ट बाय विच पार्टीज़ क्या कर रहे हैं, अगर ये लोग आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हैं और कोर्ट में नहीं जा रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और या फिर कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से है कि जिसमें वो पहले से ही अग्री कर लेते हैं कि अगर ना हमारे बीच में कोई झगड़ा हुआ तो हम इस तरह से उसको सॉर्ट आउट करेंगे, इस आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो वहाँ पर जा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अनसर्टेन वाले एग्रीमेंट्स, बिल्कुल ही वॉइड है। कैसे, वो याद करो, ऑयल वाला एग्जांपल। अगर आपने एक एग्रीमेंट कर लिया कि 100 टन्स ऑफ ऑयल, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे टाइप के ऑयल्स वो बेचता है, तो फिर ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, ये एग्रीमेंट हो जाएगा वॉइड। लेकिन अगर ऐसा हो कि वहाँ पर एक ही टाइप का ऑयल बिकता हो तो फिर यही सर्टेन मीनिंग हो गया और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वैलिड। नेक्स्ट आता है वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग का मतलब क्या होता है, वेजरिंग का मतलब वही जुए सट्टे वाले जो एग्रीमेंट होते हैं, वेजर वाले, वो एग्रीमेंट क्या होते हैं, जनरल रूल तो है कि वॉइड होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग क्या कर रहे हो, किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर पैसा दे रहे हो, पैसा लगा रहे हो जिसमें आपका कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है, तो फिर वो हो जाएंगे वेजरिंग वाले एग्रीमेंट और वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। वेजर के लिए क्या क्या शर्तें हैं, मतलब कौन से एग्रीमेंट्स को हम वेजरिंग एग्रीमेंट मानते हैं। देखो, पैसा देने का प्रॉमिस होता है किसी इवेंट के होने या ना होने पे। इवेंट का होना या ना होना बिल्कुल अनसर्टेन है, जैसे बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इस तरह से अनसर्टेन है। 2 पार्टीज़ होती है, 2 पार्टीज़ में से एक जीतेगा और एक हारेगा, ठीक है। और दोनों का कॉमन इंटेंशन होता है वही बेट लगाने का। और मेन बात, सबसे इम्पॉर्टेंट, इन सबसे भी इम्पॉर्टेंट, उस इवेंट के होने ना होने में इन पार्टीज़ का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे बारिश होगी नहीं होगी, उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ जुआ सट्टा लगाने के लिए ये शर्त लगा रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो ये वेजर वाले एग्रीमेंट्स हैं। अच्छा, कुछ और भी एग्रीमेंट्स हैं जो कि सिमिलर टू वेजर हैं, जैसे कि लॉटरी ट्रांजेक्शन। लॉटरी में क्या होता है, आप चिट उठा रहे हो एक तरह से। लॉटरी क्या है, गेम ऑफ चांस है, कोई स्किल वगैरह का नहीं है। इनका भी मेन मोटिव क्या है, गैम्बलिंग का ही है, ठीक है। तो ये भी वेजर ही माना जाएगा। इवन इफ़ लॉटरी सैंक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भी ये क्या है, वेजरिंग ट्रांजेक्शन है, ध्यान रखना, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि अगर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन ले रखा है, परमिशन ले रखी है, तो फिर बस ये है कि आपको आईपीसी में पनिश नहीं किया जाएगा। उसके अलावा लॉटरीज तो इलीगल है ही। साथ में मैंने आपको बताया था, इलीगल के साथ वाले जो कोलैटरल ट्रांजैक्शन है वो भी क्या हो जाते हैं, इलीगल हो जाते हैं। अच्छा, क्रॉसवर्ड पजल में क्या होगा, क्रॉसवर्ड पजल पता होगा ना। क्रॉसवर्ड पजल आप भरते हो और उसके बाद में ऐसे, और या फिर और कोई कंपटीशन होते हैं जिसमें आप पहले अपना एक सॉल्यूशन देते हो और उसके बाद में उस सॉल्यूशन के साथ में वो अगर मिल जाता है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में मेनली आते हैं, तो बताओ क्या ये वेजरिंग है या नहीं है। बिल्कुल, ये भी वेजरिंग ट्रांजेक्शन है, ठीक है। ये तो हुआ। अच्छा, एक टाइप का और बता देती हूँ मैं आपको। अगर कुछ स्किल के बेसिस वाले पर है, स्किल एंड इंटेलिजेंस के बेसिस वाले, तो फिर वो वैलिड हो जाएंगे, अदरवाइज़ क्या हो जाएंगे, वेजरिंग हो जाएंगे। और उसके अंदर भी इन्होंने बता रखा है, स्किल वाले जो है ना, उसमें भी एक शर्त होती है कि प्राइज़ मनी जो है वो 1000 रुपये से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। स्पेकुलेटिव का मतलब है वही, स्पेकुलेशन का मतलब भी वही है, सट्टा वगैरह, लेकिन यहाँ पर हम बात करें शेयर मार्केट वाले जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो वाले, वो भी क्या है, गैम्बलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हॉर्स रेस ट्रांजेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये ना कहीं ना कहीं रेसिंग वाली ही चीज़ें हैं। अब रेसिंग में भी क्या हो रहा है, एक तरह से बेटिंग वाली चीज़ें ही हो रही है ना। तो अगर ये कह रहे हैं 500 रुपये से कम के हैं, तब तो वेजर है, ठीक है। अदरवाइज़ फिर ये क्या हो जाएंगे, 500 रुपये या उससे ज़्यादा के हैं, तो फिर उस केस के अंदर क्या हो जाएंगे, ये वेजरिंग ट्रांजेक्शन में नहीं आएंगे, ठीक है। देखो कौन कौन से हो गए वेजर वाले ट्रांजेक्शन, लॉटरी वाले ट्रांजेक्शन हो गया, क्रॉसवर्ड पजल का हो गया, कॉम्पिटिशन्स हो गए जिसके अंदर आप कोई सोल्यूशन देते हो, पुराने सोल्यूशन से वो मिलता जुलता हुआ तो फिर वो आप जीत जाते हो, उस टाइप का है। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन है, हॉर्सेस वाले ट्रांजेक्शन है, 500 रुपये से कम वाले, ये सब क्या हो गए, गैम्बलिंग के जैसे ही हो गए। लेकिन अब कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे और हैं जो कि हैं, लगते इन जैसे हैं लेकिन वो वॉइड नहीं है। जैसे कि सबसे पहले आता है आपका चिट फंड। चिट फंड जो है वो वेजर में नहीं आता है। चिट फंड में आप फिक्स पैसे, क्या होता है चिट फंड, बहुत सारे लोग हैं वो इकट्ठे होकर थोड़े थोड़े पैसे मिलाते हैं और फिर उसके बाद में उनमें से ना किसी जैसे कि एक तरह से ड्रॉ होता है और उनमें से किसी एक पर्सन को वो सारे पैसे दे दिए जाते हैं। अगर आपके यहाँ कोई
मेड वगैरह काम करती हैं, तो ये लोग भी ऐसा करते हैं क्योंकि इनको जब इमरजेंसीज होती है तो ज़्यादा पैसे जब चाहिए होते हैं तो एक साथ पैसे नहीं होते, तो ये हर महीने कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर जिसको ज़रूरत होती है या फिर चिट के थ्रू मतलब लॉटरी वाले सिस्टम से ये लोग किसी एक को पैसे दे देते हैं, फिर आगे कंट्रीब्यूशन चलता रहता है और हर एक का नंबर आ जाता है, वो पैसे सबको वापस मिल जाते हैं। बस जो सबसे पहले लेता है या तो उसको थोड़े कम मिलते हैं, लास्ट वाले को जो सबसे लास्ट में लेता है उसको पैसे थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, पर कंट्रीब्यूट सब करते हैं और मिलते सबको हैं, तो ये वेजरिंग में नहीं आता। उसके अलावा अगर आपके जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है शेयर मार्केट वाले, जिसके अंदर आप सिर्फ सट्टे वाले टाइप में नहीं लगा रहे हो, एक्चुअली शेयर्स आप ले रहे हो, तो वो वाले भी इसमें नहीं आते हैं, वेजरिंग में नहीं आते। अगर आप स्किल्स वाले गेम खेल रहे हो तो वो भी नहीं आते, बट ध्यान रखना इसमें 1000 रुपये से ज़्यादा प्राइस मनी एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जो इंश्योरेंस वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट, वो भी वेजरिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि इंश्योरेंस में जनरली क्या होता है, इंडेमनिटी के होते हैं कि भाई आपका नुकसान हुआ है, हम उसकी भरपाई कर रहे हैं, और उसमें मेन बात पार्टी को इंटरेस्ट होता है। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट में हमने बोला था कि बस सट्टा करना है, उसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। और जो इंश्योरेंस वाली चीज़ है ना, वो सोसाइटी के लिए अच्छी है। वेजरिंग वाले एग्रीमेंट्स जो हैं वो क्यों इलीगल किए गए हैं, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं हैं। आपको पता होगा ये जो गेम्स वगैरह और ये जो चीज़ें आती हैं, इनमें बहुत सारे लोग बेट लगा करके बहुत ज़्यादा पैसे हार जाते हैं, तो ये सोसाइटी को बिना कुछ किए, बिना मेहनत के, बिना स्किल, बिना टैलेंट के जो जीतने वाले जो लालच दिए जाते हैं, उसकी वजह से क्योंकि सोसाइटी को बहुत ज़्यादा मतलब एक गलत असर पड़ेगा, इसलिए इनको कर दिया गया इलीगल। चलो क्विकली हम लोग देख लेते हैं। पूरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ये पर्सन्स हैं जो कि क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड हैं, माइनर है, अनसाउंड माइंड है, और अदर डिसक्वालीफाइड पर्सन्स हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था फ्री कंसेंट जो है वो इन सब चीज़ों से कॉज नहीं होने चाहिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा था लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट के अंदर कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो कि वॉइड हैं, जो कि हम लोगों ने ये सारे पढ़ लिए। और लास्ट में हमने पढ़ा वेजरिंग एग्रीमेंट्स। वेजरिंग एग्रीमेंट्स के अंदर मेन ध्यान रखना पैसे का लेन देन होना चाहिए, मतलब प्रॉमिस होना चाहिए, अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड होना चाहिए, एक पार्टी जीते एक हारे, और आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस इवेंट में, ना ही आपका कोई कंट्रोल होना चाहिए उस इवेंट में, तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट बनता है, जो कि होता है वॉइड। अब मैं आपसे ये जो नोट्स हैं ये सारे शेयर कर दूंगी, और उसके अलावा कुछ MCQs हैं वो भी आपसे शेयर कर दूंगी, ये आपको करने हैं। और उसके बाद में अगर कोई भी डाउट्स हो तो वो आप प्लीज़ पूछिए। ये वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा क्विकली इसलिए लिया है क्योंकि इसमें उतनी ज़्यादा बहुत एक एक लाइन पढ़ने जितनी चीज़ें नहीं हैं, बस आप ये ध्यान रख लेना कौन सा वॉइड है, वैलिड है, इतना काफ़ी है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट नंबर 4।